किए गए ना। आप देख रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस आप लोगों का सब्जेक्ट है, आप लोगों का ये सब चीजें याद होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। अब व्यवहारिक देखिए क्वेश्चन पूछा ना कि गठबंधन सरकार का राष्ट्रपति पद पे प्रभाव, गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री पद पे प्रभाव, गठबंधन सरकार का संसदीय व्यवस्था प्रभाव किस किताब में लिखा है? किताब खोज के लाइए कोई सा, किसी किताब में मिलेगा नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं बनी है अभी तक। देखिए हाँ, क्योंकि आप समझेंगे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का वही तो तरीका है। वो थोड़ा ना पूछेगा अनुच्छेद पूछ रहा है, वो सब जमाना गया, 20 साल पहले पैदा होना चाहिए था, 20 साल पहले पैदा होना चाहिए था वैसा क्वेश्चन लिखने के लिए। हम नहीं पैदा हुए तब आ गए 21वीं सदी में, तब तो फिर झेलिए भयंकर वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गठबंधन सरकार जो होगा उसमें जो है पारदर्शिता भी आएगी, क्योंकि छोटे छोटे दल की बातों को सुनना पड़ेगा, सहनशीलता भी आएगी, ग्रामीण विकास भी होगा, कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलेगा, आधारभूत संरचना का भी विकास होगा, पंचायती व्यवस्था भी मजबूत होगा। उदाहरण भी है कि गठबंधन सरकार में ही पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। तो देखिए मैं ये बता रहा था कि ये जो कोलूशन गवर्नमेंट है, जो गठबंधन सरकार है, जो हम पार्लियामेंट है, तो मैंने आपको बताया कि जो मिली जुली सरकार होती है, गठबंधन सरकार होती है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि सहयोगी प्रबंधन है। जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो बहुत सारे दल आपस में मिलकर जो है सरकार चलाने का प्रयास करते हैं। एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाता है और उसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जो है संयुक्त सरकार चलाने का प्रयास किया जाता है। मैंने आपको बताया कि ये जो गठबंधन सरकार है, इस गठबंधन सरकार में क्या होता है? गठबंधन सरकार होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल आपस में मिलकर सरकार बनाएंगे। और जब मान लीजिए राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल आपस में मिलेंगे तो जो क्षेत्रीय आकांक्षा है, जो संघीय आकांक्षा है, वो आपस में सब मिलेगा और इस तरह से देखा जाए तो केंद्र राज्य के मध्य जो है समन्वय होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात मैं बताया कि जो गठबंधन सरकारें होती हैं उसमें छोटे दल महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 1 सीट 2 सीट जीतने वाले दल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब 1-2 सीट जीतने वाले महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो केंद्र सरकार को सभी बातों को सुनना पड़ता है, छोटे दल को भी सुनना पड़ेगा, जयंत चौधरी साहब को भी सुनना पड़ेगा। एक ही तो सीट है। रामविलास पासवान साहब के लड़के जो हैं चिराग पासवान जी, वो भी तो अकेले ही जीत के आए हैं, ऐसा कौन सा 20 सीट जीत के आए हैं? वो भी बीच बीच में कुछ बोलते रहते हैं, उनका भी तो बात सुन लिया जाता है। कह दिया जाता कि अगली बार इनको सबक सिखाया जाएगा, जैसे उनके चाचा जी को दरकिनार किया गया। तो हम कहते हैं किए गए ना। आप देख रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस आप लोगों का सब्जेक्ट है, आप लोगों का ये सब चीजें याद होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। अब व्यवहारिक देखिए क्वेश्चन पूछा ना कि गठबंधन सरकार का राष्ट्रपति पद पे प्रभाव, गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री पद पे प्रभाव, गठबंधन सरकार का संसदीय व्यवस्था प्रभाव किस किताब में लिखा है? किताब खोज के लाइए कोई सा, किसी किताब में मिलेगा नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं बनी है अभी तक। देखिए हाँ, क्योंकि आप समझेंगे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का वही तो तरीका है। वो थोड़ा ना पूछेगा अनुच्छेद पूछ रहा है, वो सब जमाना गया, 20 साल पहले पैदा होना चाहिए था, 20 साल पहले पैदा होना चाहिए था वैसा क्वेश्चन लिखने के लिए। हम नहीं पैदा हुए तब आ गए 21वीं सदी में, तब तो फिर झेलिए भयंकर वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गठबंधन सरकार जो होगा उसमें जो है पारदर्शिता भी आएगी, क्योंकि छोटे छोटे दल की बातों को सुनना पड़ेगा, सहनशीलता भी आएगी, ग्रामीण विकास भी होगा, कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलेगा, आधारभूत संरचना का भी विकास होगा, पंचायती व्यवस्था भी मजबूत होगा। उदाहरण भी है कि गठबंधन सरकार में ही पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। उदाहरण भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो गठबंधन सरकार होता है तो हमारे यहाँ एक दलीय व्यवस्था हो नहीं सकता, क्योंकि एक दलीय व्यवस्था होगा तो तानाशाही हो जाएगा। और द्विदलीय व्यवस्था हमारी विविधतावादी संस्कृति से मेल खाता नहीं, हमारी निर्यातित संस्कृति से मेल खाता नहीं। तो बहुदलीय व्यवस्था ही एकमात्र विकल्प है। अब बहुदलीय व्यवस्था होगा तो हमारे गठबंधन सरकार होगा, गठबंधन सरकार होगा तो विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब मैं बताया अभी
कि जो सबसे बड़ी समस्या गठबंधन सरकार में होती है कि निर्णय क्षमता ही कमजोर हो जाती है, क्योंकि अस्थिरता का वातावरण रहता है, कभी भी सरकार चली जा सकती है, तो अस्थिर सरकार बनता है। जब अस्थिर सरकार बनता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है साख खराब हो जाता है, निवेश कार्यक्रम प्रभावित हो जाता है, संधि समझौता प्रभावित हो जाता है, क्योंकि गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री जाएगा, मान लीजिए अमेरिका में गया है संधि करने के लिए कोई, तो अमेरिका का राष्ट्रपति क्या बोलेगा? पहले सब दलों से अपने पूछ कर आइए, पता चले कि संधि कर लिया, लागू भी नहीं हो पाया, सब दल आपका समर्थन वापस ले लिए। नहीं नहीं, सबको मना के आया हूं। इसका मतलब कि वो समझ रहा है बात को ना, कि आपका गठबंधन सरकार है, संधि समझौता ज्यादा प्रभावी हो नहीं सकता है, और कोई कठोर निर्णय भी आप नहीं ले पाएंगे। कोई कठोर निर्णय लेंगे तो तुरंत लोग समर्थन वापस ले लेंगे। अब बताया कि मंत्रिमंडल के लोग हमेशा जो है सेटिंग करने में लगे रहते हैं कि हमारा बहुमत टूटने न पाए, सरकार जो जुगाड़ से चल रहा है सरकार वो चलता रहे। ये बताइए, सरकार का काम जो है सिर्फ सरकार बचाने में थोड़ी ना है, सरकार का काम जो है सरकार चलाने में भी है। आम जनता की सेवा करने के लिए आपको मत दिया गया है, और आप तो केवल सरकार बचा रहे हैं। इससे जो है मंत्रियों पर नियंत्रण कमजोर, मंत्रियों का नियंत्रण नौकरशाही पर कमजोर हो जाता है, भ्रष्टाचार अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है। हमें बताया अभी कि सबसे बड़ी बात है कि जो गठबंधन सरकार होता है उसमें राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है। जब राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण होगा, संकीर्ण मुद्दे, संवेदनशील मुद्दे, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इसके आधार पर वोट लेने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से देखा जाए तो गुणात्मक राजनीति की जगह मात्रात्मक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि विचारधाराहीन, नैतिकता विहीन राजनीति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कोई नैतिकता नहीं है भाई, कोई नैतिकता नहीं है। किसी भी पार्टी के आप मिला लिए, किसी भी पार्टी का समर्थन ले लिए, मान लीजिए सब करिए कि जो है अजीत पवार का समर्थन ले लिए, किसी का कुछ कर दिए, 2 दिन पहले बोल रहे हैं कि वो हैं, भ्रष्ट हैं, फिर उनको मिला लिए। तो गठबंधन सरकार में ये सब जो परिस्थिति चलता है वो कहीं ना कहीं जो है अनैतिक वातावरण बना देता है, ये मैं बता दिया। अब हेडिंग बनाइए, गठबंधन सरकार का राष्ट्रपति पद पे प्रभाव। गठबंधन सरकार में राष्ट्रपति पद पे प्रभाव, ध्यान से समझिए। गठबंधन सरकार जो है एक ऐसा सहयोगी प्रबंधन है, अभी मैं बता रहा था, कि जिसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जो है बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ 1977 में गठबंधन सरकार बना। आजादी के बाद भी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो अंतरिम सरकार बनाया गया था वो भी गठबंधन सरकार ही था। तो हम लोग की आजादी के बाद ही गठबंधन सरकार की शुरुआत हो गई है। 1977 में गठबंधन सरकार बना, 1989 में गठबंधन सरकार बना, फिर आप देख रहे हैं 2014 तक गठबंधन सरकार ही चलता रहा। वर्तमान में भी 18वीं लोकसभा में गठबंधन सरकार ही बना है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अवसरों पर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो गठबंधन सरकार बनाना पड़ा, और इस गठबंधन सरकार ने जो है परंपरागत राजनीतिक समीकरण में व्यापक परिवर्तन कर दिए। अब परंपरागत राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी हमारे यहाँ संवैधानिक पद हैं सब प्रभावित होंगे। भाई देश में कोई समस्या आएगा तो स्टूडेंट भी तो परेशान होते हैं। कोरोना आया तो स्टूडेंट परेशान हुए कि नहीं? वो भी परेशान हुए, टीचर भी परेशान हुए, सब स्थिति परेशान हो गई। आप देखते हैं कि राष्ट्रपति पद भी प्रभावित हो गया। अब कैसे प्रभावित होगा तो थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, एक एक दो दो बताता हूं, पहले समझिए, लिखवा दूंगा। अब देखते हैं कि सबसे पहला प्रभाव तो यही हो गया कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ता था कि कौन स्थायी सरकार दे सकता है, और राष्ट्रपति अपने मन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करना शुरू कर दी। भाई राष्ट्रपति को लगता था कि चंद्रशेखर जी ही स्थायी सरकार दे सकते हैं, वो भी 4 महीने प्रधानमंत्री रह गए, देवगौड़ा साहब भी रह गए, आई गुजराल साहब भी रह गए, सब लोग गंगा स्नान कर लिए। तो आप देख रहे हैं कि गठबंधन सरकार में जो है राष्ट्रपति डिसाइड करने लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है गठबंधन सरकार में कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं रहता है, क्योंकि वर्तमान में क्या होता है,
वर्तमान में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है और दोबारा मंत्रिपरिषद यदि विचार करके भेजेगा तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन कहीं पर भी संविधान में समय सीमा का उल्लेख नहीं है। तब देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद जो पहली बार सलाह देता है तो राष्ट्रपति को शंका हो जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सोच समझ के निर्णय नहीं लिए हैं, तो बार बार पुनर्विचार के लिए भेजना शुरू कर देता है। तो दूसरी तो समस्या यही प्रभाव आ जाता है। और तीसरा पहलू ये हो जाता है कि राष्ट्रपति को लगता है कि सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति भी बीच बीच में सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर जो अपने स्वविवेक से बोलना शुरू कर देता है। जैसे राष्ट्रमंडल खेल जब हो रहा था तो उसमें जो राष्ट्रपति थी, जो महिला राष्ट्रपति थी, क्या नाम था, प्रतिभा पाटिल जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि ये केवल खेल नहीं है, ये देश की साख का मुद्दा है। अब प्रधानमंत्री और सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ऐसा बोलना शुरू कर देता है। एपीजे कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति बनने के बाद गोधरा यात्रा में चले गए, बोले हम वहीं जाएंगे, पहली यात्रा भेजना पड़ा। तो सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रपति जो है अपने मन से निर्णय लेना शुरू कर देता है, महंगाई पर बोलना शुरू कर देता है। आप देख रहे हैं कि भाई सामान्य परिस्थिति क्या है। सामान्य परिस्थिति है कि पीएम के कहने पर लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन गठबंधन सरकार जब होता है तो पीएम का कहना वो नहीं मानता। वीपी सिंह साहब ने कह दिया कि अब लोकसभा भंग करिए, हम दोबारा चुनाव कराएंगे। राष्ट्रपति ने कह दिया पहले बहुमत साबित करिए, बहुमत साबित नहीं कर पाए, सरकार चली गई। आप देख रहे हैं कि गठबंधन सरकार में जो है पीएम जो लोकसभा भंग करने की बात करता है वो भी राष्ट्रपति नहीं मानता। इस तरह से देखते हैं कि राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख है, जो रबर की मुहर है, वो रबर के मुहर के रूप में गठबंधन सरकार में काम नहीं करता है, अपने विवेक से भी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब समस्या यह है कि जब मूल्यांकन लिखेंगे, ये लिखेंगे कि भाई गठबंधन सरकार ने राष्ट्रपति पद को व्यापक रूप से प्रभावित किया। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अस्थायी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था में जो संतुलन नहीं था, उसके कारण ऐसा दिखाई दिया। जब भी बहुमत की सरकार आती है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के रूप में ही कार्य करता है और वही संसदीय व्यवस्था में अच्छा भी लगता है। जैसे जो है 16वीं और 17वीं लोकसभा में दिखाई दिया, जब बहुमत की सरकार थी तो राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख के रूप में दिखाई दिया। और यही हमारे संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख है, नॉमिनल हेड है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में रहता है, कम सक्रिय रहता है, यही संविधान की मूल भावना से मेल खाता है। अब इसको जैसा समझिएगा तब लिखवाऊंगा, पहले समझिए। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली है और राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख के रूप में है और मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक प्रमुख के रूप में है। लेकिन अब व्यवहार में देखते हैं कि प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री जो कहता है वही मंत्रिपरिषद करता है। मतलब सभी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग सामान्यतः प्रधानमंत्री ही करता है व्यवहार में। तो 1989 से पहले जब बहुमत की सरकार चलती थी तो ऐसे दिशा में जो है पीएम के नियंत्रण में पूरा मंत्रिपरिषद कार्य करता था। पीएम जो बोलता था वही कार्य होता था। पीएम की प्रभावशाली भूमिका थी। लेकिन आप देखिए 1989 के बाद जो गठबंधन सरकार शुरू हुआ, 2014 तक चला खासतौर से, वहां पर आप देख रहे हैं जैसे वर्तमान में भी गठबंधन सरकार चल रहा है, लेकिन अभी चूंकि बीजेपी की स्थिति अच्छी है इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो सामान्यतः आप देख रहे हैं कि गठबंधन सरकार में पीएम की सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका प्रभावित हो जाती है। प्रधानमंत्री जो पद है वो प्रभावित हो जाता है। अब कैसे प्रभावित हो जाता है?
तो उसको जैसा समझिएगा। प्रधानमंत्री पद कैसे प्रभावित होता है, पहले समझिए। देखिए, मंत्रिपरिषद के निर्माण में जो है सहयोगी दलों की भूमिका होती है। भाई जब गठबंधन सरकार होगा तो गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों की भूमिका होगी। तो मंत्रियों को जो है कौन सा पद मिलेगा, कौन सा विभाग किसको मिलेगा, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होगा, तो संसदीय व्यवस्था में इसका निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री। लेकिन गठबंधन सरकार में इसका निर्धारण कौन करेगा? कहीं ना कहीं जो है सहयोगी दल करेंगे कि हमको रेल मंत्रालय चाहिए और इनको वित्त विभाग चाहिए, इनको विदेश मंत्री बना दीजिए, तब हम लोग समर्थन देंगे। बनाना पड़ेगा, आपका मन करे चाहे मत मन करे। भले कोई 10th पास से कह रहा है कि हमको विदेश मंत्री बनाइए, बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी सरकार आपकी चल पाएगी। और दूसरा चीज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री कोई एक पद नहीं होता है। प्रधानमंत्री जो है किसी भी देश में जो है एक प्रकार से प्रतीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे देश का नेता है। सामाजिक आर्थिक कार्यों के संदर्भ में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो लाखों लोग सुनने के लिए आते हैं कि देश का जो नेता आज क्या बोलेगा। गठबंधन सरकार में पीएम की स्थिति कमजोर हो जाती है, वो अपने मन से कुछ बोल भी नहीं सकता है। क्या बोलेगा? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात बोलेगा, जो पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि इन्हीं मुद्दों पर सरकार चलेगी, बस अपने मन से कुछ मत बोलिएगा। तो सामाजिक आर्थिक कार्यों के संदर्भ में ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता है। ये बताइए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रालयों के मध्य कोई विवाद आता है, कुछ समस्या आता है, तो उसका निदान करता है प्रधानमंत्री का काम। लेकिन गठबंधन सरकार में जो है यह कार्य कोऑर्डिनेशन कमेटी करने लगती है, समन्वयकारी समिति करने लगती है। और गठबंधन सरकार में जो प्रधानमंत्री का अपने पार्टी पर जो पकड़ है वो भी कमजोर पड़ जाता है। पता चले कि प्रधानमंत्री उधर से आ रहा है और जो तमाम दल के लोग हैं इधर से जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के चाहने से कुछ थोड़े ना होगा। गठबंधन सरकार में जो है जो पार्टी के क्षेत्रीय दल के नेता हैं उनके चाहने पर मंत्री पद मिल रहा है ना, प्रधानमंत्री को कौन पूछ रहा है? ये बताइए। प्रधानमंत्री की जब पद स्थिति कमजोर होगी तो आतंकवाद, नक्सलवाद, इस तरह की जो चीजें हैं उस पर कठोर निर्णय भी नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार की निर्णय क्षमता में बताया कि कमजोर होती है। निर्णय क्षमता कमजोर होगी तो छोटी छोटी समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि गठबंधन सरकार में पीएम पद जो है प्रभावित होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब जैसे ऐसे दिखाएंगे और फिर इसके बाद मूल्यांकन लिखेंगे, इस प्रकार से गठबंधन सरकार में जो है पीएम की स्थिति प्रत्येक स्तर पर कमजोर हो जाती है। पीएम पद की गरिमा भी प्रभावित होने लगती है। लेकिन गठबंधन सरकार में पीएम की तानाशाही में कमी आ जाता है। पीएम विचार विमर्श करने लगता है। जैसे 18वीं लोकसभा में देखिए, कोई मुद्दा होता है तो मोदी साहब सब लोगों से विचार विमर्श आजकल कर रहे हैं। अभी बहुमत की सरकार होती तो उतना विचार विमर्श नहीं होता। 16वीं और 17वीं लोकसभा में देखे ही होंगे, सीधे सदन में मुद्दा रखिए, पारित, खत्म। कितना देर बहस होता था? बजट कोई बहस होता था? कुछ नहीं, विधेयक रखा, पारित। आप देख रहे हैं कि गठबंधन सरकार में पीएम की तानाशाही कम नहीं, पीएम की तानाशाही जो है कम हो जाती है। सरकार की तानाशाही कम हो जाती है, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है किसी देश में पीएम पद जो है कमजोर नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुमत की सरकार
की बात की जाती है। और संसदीय व्यवस्था में जो है स्थायित्व तो तभी आ सकता है जब बहुमत की सरकार हो, तभी पीएम पद की गरिमा भी बनी रहती है और तभी जो है देश के भीतर सुचारू पूर्वक कार्य भी होते हैं, समस्याओं का समाधान भी होता है।